नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी हमारी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्लासेस चलेंगी, उस क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी को याद करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उसको जब सिनॉप्सिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग आदि कर लेंगे, तो उसके बाद हम ये चीज भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी प्रश्न की प्रकृति पर बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे वन लाइनर प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न, सही क्रम में लगाने वाले प्रश्न, केस स्टडी वाले प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे। हमारा जो पहला भाग है, जिसमें कि हम बच्चे के विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक के स्तर के बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं, और इसमें विकास की अवधारणा, उसका सीखने संबंध और बच्चों के विकास के सिद्धांत, यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम इसका एमसीक्यू कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो ये एमसीक्यू कर रहे हैं, इस एमसीक्यू में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपका ये एमसीक्यू अभी जैसे शुरू करूंगा, तो शुरू करने के बाद कहां गया वो, शुरू करने के बाद आपको एक काम करना है, वो काम भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपका जो तैयारी है वो बहुत बेहतर स्तर का हो जाए। हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे ज्वाइन करें कोर्स, तो उनको किसी भी प्रकार से ऐसा ना लगे कि कहीं पे कोई कमी छूट गई है। हर तरीके से सिलेक्शन के चांसेस बने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा हूं। चूंकि आपसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन, अभी जैसे कोई भी प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप देने की स्थिति में नहीं होंगे, यानी होंगे, लेकिन आप मुझे डायरेक्ट अभी तत्काल तो नहीं बता सकते। अगर तत्काल नहीं बता सकते तो मैं आपको उसका उपाय बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहला काम करिएगा, इस तरीके से आप अपने कॉपी में, पेपर में, जिसमें भी लिखना चाहे लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखिएगा, यहाँ पे आपका उत्तर लिखिएगा, आपका उत्तर, और यहाँ पर लिखिएगा सही हुआ या गलत हुआ। इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, आपने उत्तर लिया बी, फिर मैं जब इसमें बताऊंगा, बताने के बाद यदि आपका उत्तर सही हुआ तो ऐसे टिक मार दीजिएगा, गलत हुआ तो ऐसे काट दीजिएगा उसके सामने। फिर प्रश्न संख्या 2 का सी लिया, अगर सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत, ऐसे आप बनाते जाइएगा, ताकि इसके बाद जब बन जाएगा ये चीज, लिखते जाइएगा। लिखने के बाद क्या करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा, तो मैं देखूंगा कि कहां पर मैं चीजों को और सुधार कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। ताकि अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, तो अच्छा होगा कि अगर और अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करके भेजेंगे तो मैं देख पाऊंगी कहां पर आप जो है प्रश्नों को बनाने में असहज महसूस कर रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो वैसे प्रश्नों को, या फिर वैसा जब टॉपिक आएगा, तो उसको और अच्छे से डिटेल में डील करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है, जीव विकास और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? जीव विकास और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। पहला क्रो एंड क्रो, बी है हरलॉक, सी है स्किनर और डी है ड्रेयर। तो आप वैसे ही जैसा मैंने बोला था ऐसा बनाइएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लिखिए, और आपका उत्तर अगर बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए, जो लिखना है। और अभी जब बताऊंगा तो फिर लिखिएगा आगे कि सही हुआ या गलत हुआ। क्लियर है? तो इसका उत्तर जीव विकास, जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ऐसा वाक्य या फिर ऐसा परिभाषा देने वाला जो व्यक्ति था वह था स्किनर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके डिटेल को भी आप चाहे तो पीडीएफ में मिलेगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका प्रश्न जो है तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाए, क्योंकि डिटेल और भी, मतलब डिटेल में और भी फैक्ट आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित विकास अवस्थाओं को सही क्रम में लगाएं। ये 4 विकास अवस्थाएं दी गई हैं, इसको सही क्रम में आपको लगाना है।
और ध्यान रखिएगा अभी हम पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक के लिए, और एक होता है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक मतलब 1ली से 5वीं तक, शिक्षक मतलब 6वीं से 8वीं तक। तो हम अभी जो बाल विकास का एमसीक्यू कर रहे हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं, शिक्षक के लिए कर रहे हैं, न कि सहायक शिक्षक के लिए। बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आएगा, तो जो बच्चे सहायक शिक्षक का पढ़े होंगे उनको लगेगा नहीं मेरा प्रश्न गलत हो रहा है। तो उसी चीज को आपको मैं कई बार बोलता हूं कि जब सहायक शिक्षक का पढ़ेंगे तो उसका कंटेंट अलग है, शिक्षक का कंटेंट अलग है। निम्नलिखित विकास अवस्थाओं को सही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा या पहला हो जाएगा, यानी 4 पहले आएगा। 4 के बाद कौन सा आएगा, बाल्यावस्था आएगा यानी 2 आएगा। 2 के बाद किशोरावस्था यानी 1 आएगा, और किशोरावस्था के बाद आएगा वृद्धावस्था यानी 3 आएगा। ऐसा जो भी ऑप्शन होगा वही आपका सही उत्तर होगा, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में एग्जामिनर आपसे एक्चुअल में एक प्रश्न के पीछे 3 सवाल पूछता है। 3 सवाल कौन कौन से, पहला सवाल वो पूछता है कि क्या कथन सही है, दूसरा सवाल पूछता है क्या कारण सही है, और तीसरा सवाल कथन और कारण के बीच क्या संबंध है, सही स्पष्टीकरण है या सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को 3 स्टेप में करना होता है, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप। तो सबसे पहला देखते हैं पहला स्टेप कि क्या कथन सही है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं अधिगम कक्षा में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने तक सीमित है, यह कारण गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि पहला कथन भी आप पढ़ते हैं, अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं, बाल विकास नहीं भी पढ़े हैं, तो भी आपको समझ में आएगा कि जब अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है तो कोई बालक, कोई व्यक्ति जीवन भर तो कक्षा में शिक्षकों के साथ नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा कथन तो कारण जो हो गया गलत हो गया, यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अपना उत्तर और सही गलत लिखते भी जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4। ये जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है। जोड़ी मिलाना है, पहला नाम दिया है और इधर परिभाषा दिया है, किसने कौन सी परिभाषा दी है ये आपको मिलाना है। तो सबसे पहला स्किनर की बात करें तो स्किनर ने कहा था, कौन सी परिभाषा दी थी, अनुभव, व्यवहार, रूपांतरण, व्यवहार से सामंजस्य की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया अर्जन, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन। तो स्किनर ने जो परिभाषा दिया था वो दिया था दूसरा वाला, व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया। बी यानी गेट्स की जो परिभाषा है, तो गेट्स ने दिया था अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतरण कहा था। वुडवर्थ ने कहा था ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा, नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया अर्जन, और क्रो एंड क्रो का 4 हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 2। तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का 2 है 3 ऑप्शन में, इसको काट देते हैं। बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 इसमें है और इसमें भी है, तो इसको भी काट देते हैं। सी का हो जाएगा 3, तो सी का 3 इसमें भी है और इसमें भी, यानी कुल मिला के ऑप्शन 2 बार लिखा गया है। तो आप इसका आंसर ए भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं, दोनों ही सही होगा। ऑप्शन बनाने में गड़बड़ी हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है विकास हमेशा रैखिक होता है, सभी बच्चों की अधिगम गति समान होती है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो क्या विकास रैखिक होता है, रैखिक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर तो होगा विकास रैखिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक, क्योंकि यह बहुआयामी होता है। दूसरा कथन कहता है कि सभी बच्चों में अधिगम की गति समान होती है, नहीं होती, इसीलिए हम वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक। तीसरा कहता है कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसमें से केवल तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कथन 1 और कथन 2 कथन दिया है और सही उत्तर पूछा है। विकास का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, तो हाँ, विकास का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं लिखा गया है। विकास का अर्थ शारीरिक वृद्धि से तो है,
लेकिन अन्य वृद्धियों से भी है, जैसे शारीरिक के बाद विचार में वृद्धि से, या फिर मानसिक वृद्धि से, या फिर संवेगात्मक वृद्धि से, सभी प्रकार की वृद्धि से है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन कहता है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, दोनों दूसरा कथन सही है, यानी कथन एक गलत होगा लेकिन कथन दो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, कहता है कि राहुल नामक बच्चा 5 वर्ष का है, वह भाषा सीखने में की तीव्र प्रवृत्ति दर्शाता है, अपने माता पिता की बातों की नकल करता है और वस्तुओं को बार बार छूने की कोशिश भी करता है। इन व्यवहारों के आधार पर राहुल किस अवस्था में है? तो अगर मैं बात करूं, राहुल नामक बच्चा 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है आपको पता है? तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, अगर आप जानते हैं कि भाषा कौन सी अवस्था में सबसे तीव्र गति से सीखा जाता है, तो यह भी प्रश्न बना सकते हैं। कौन सी उम्र में, किस उम्र में बच्चों का मतलब माता पिता का नकल करते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है, तो भी प्रश्न बना सकते हैं। बार बार वस्तुओं को छूने की कोशिश करते हैं, तो ये भी अगर आपको पता है तो आप उत्तर बना सकते हैं। तो ये सब अवस्थाएं पाई जाती हैं किसमें? शैशवावस्था के लक्षण हैं। ये सारे लक्षण कैसे हैं? शैशवावस्था के लक्षण हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों का डाउट शुरू हो जाएगा। डाउट क्या है? सबसे पहला डाउट तो यही है कि 5 वर्ष का है तो वह शैशवावस्था में कैसे है? कई बार आप पढ़ते हैं या पढ़े होंगे, जैसे सहायक शिक्षक के लिए पढ़े होंगे, तो शैशवावस्था सहायक शिक्षक के लिए क्या होता है? अगर सहायक शिक्षक में अवस्थाओं की बात करूं, सहायक शिक्षक के लिए जब आप पढ़ते हैं तो अवस्थाओं की बात करें तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वह शैशवावस्था होती है। फिर 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है पूर्व बाल अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल अवस्था होती है। फिर 12 से 18 वर्ष की, लगभग 18 वर्ष की अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था होती है। लेकिन इसी को जब शिक्षक में पढ़ते हैं, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था में लिया जाता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था में लिया जाता है और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था में लिया जाता है। किशोरावस्था में लिया जाता है। फिर 18 से 55 वर्ष की अवस्था को यौनावस्था में लिया जाता है। तो यहां पर चूंकि आप शिक्षक के लिए पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक में अगर शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 6 वर्ष होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब शिक्षक में भी अगर शैशवावस्था की बात की जाएगी तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है शैशवावस्था में शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में। पहला कि कितना आयु होता है, कितनी उम्र से कितनी उम्र को हम शैशवावस्था में मानते हैं, तो हम कहेंगे 0 से 6 वर्ष। इसी को आप अटल सत्य मानिएगा। लेकिन कभी अगर स्पेशली मेंशन करते कि भारतीय मनीषियों के अनुसार, यानी भारतीय विचारकों के अनुसार शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, और आप शिक्षक का पेपर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे 0 से 5 वर्ष की होती है। भारतीय मनीषियों के अनुसार 0 से 5, लेकिन जो यूनिवर्सली माना जाता है बाल विकास के क्षेत्र में वह 0 से 6 ही माना जाता है। तो 0 से 5 की अवस्था आप तभी लेंगे जब वहां पर स्पेशली मेंशन किया रहेगा कि भारतीय विचारकों या भारतीय मनीषियों के अनुसार शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, तब आप इसे सही उत्तर मानेंगे 0 से 5, अन्यथा 0 से 6 ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अधिगम की सही प्रक्रिया क्या है? अधिगम मतलब सामान्य तौर पर सीखना जानते ही हैं, सीखना मतलब लर्निंग। तो लर्निंग की सही प्रक्रिया कौन सी होगी? तबीयत थोड़ी ठीक। सबसे पहला क्या होगा? अनुभव करना,
यानी एक पहले आ जाएगा, एक के बाद क्या आएगा, अनुभव के बाद ज्ञान प्राप्त करना 2 आ जाएगा, उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन 3 आ जाएगा और उसका प्रयोग करेगा 4 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कथन और कारण वाला प्रश्न है। किशोरावस्था को जीवन का तूफानी काल कहा जाता है, क्या यह कथन सही है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, हमने पढ़ा भी। इस अवस्था में शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, ये भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या कारण इस कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं? इसके लिए हमको बहुत आसान सा उपाय लिखना है, यहां पे लिखेंगे इसलिए। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे पहले लाइन से यहां तक पूरा इसलिए तक, फिर इसको पढ़ेंगे। अगर सही जस्टिफिकेशन लगेगा इसका मतलब हम मानेंगे कि सही, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर वो सही जस्टिफिकेशन कर देता है तब पढ़ के देखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, इसलिए किशोरावस्था को जीवन का तूफानी काल कहा जाता है। क्या सही हो गया? बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर स्पष्ट नहीं करता तो क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हो जाता कि सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित का मिलान करिए। एक तरफ नाम दिया है और दूसरी तरफ अवधारणाएं दी है कि उस विचारक ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए, कौन कौन से विचार दिए, तो उसको देखना है और बनाना है। सबसे पहला हरलॉक, स्किनर, थॉर्नडाइक, डगलस और हॉलैंड, ऐसा नाम है, उसने कौन सी अवधारणा, कौन से कंसेप्ट दिए। तो सबसे पहला अगर देखें हॉलैंड ने, तो हॉलैंड ने क्या दिया था? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत दिया था हॉलैंड ने, हरलॉक ने। ठीक, फिर स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्किनर तो यही सिद्धांत देता है, निरंतर विकास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक देता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन इसके वो तो है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? एक और सिद्धांत जो देता है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। और डगलस और हॉलैंड देता है विकास की गति का सिद्धांत। तो यही हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। ए का 3 इसमें है और इसमें है, बी का 2 इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा 3 कथन दिए गए हैं, हमको विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही। कई लोगों को ऐसा लगेगा केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो जो क्लास किए हुए हैं उनको पता है, अगर नहीं ध्यान आ रहा होगा तो फिर से शुरू से क्लास को देखिएगा। विकास सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो हमको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पढ़ना ही नहीं पड़ता। अधिगम एक स्थायी प्रक्रिया नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये स्थायी प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया ना, 12। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है दोनों सही है या क्या है। वृद्धि और विकास पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर पर्यायवाची शब्द होते तो हम वृद्धि और विकास में अंतर ही क्यों पढ़े होते। तो वृद्धि और विकास पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा कथन कहता है विकास कार्यात्मक और आंतरिक होता है, बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप लोग लिखते भी जाइएगा, जो बताया हूं उसमें लिखते जाइएगा और ईमानदारी से भेजिएगा। ईमानदारी से भेजने का आपको परिणाम यह होगा कि मैं भी देख पाऊंगा कि कहां पे चीजें गलत हो रही हैं, तो और भी थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं कहीं पर कोई कमी आ जा रही होगी तो उसको, और आप भी जांच पाएंगे कि क्या मैंने जो पढ़ाया है समझाने के बाद भी चीजें आपसे प्रश्न बन रही हैं कि नहीं बन रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक बालिका विद्यालय में नए नए विचार प्रस्तुत करती है, तर्क करती है, समस्या हल करती है और अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करती है। यह संकेत
किस विकास आयाम की ओर है? एक बालिका विद्यालय में नए नए विचार प्रस्तुत करती है, समस्या हल करती है, तर्क करती है। तो इस प्रकार से अगर कोई समस्या हल कर रहा है, तर्क कर रहा है, अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके संज्ञान का विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, अनुभवों को अभिव्यक्त कर सकती है। ये लाइन अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं तो इसमें ध्यान रखिएगा, अनुभवों को व्यक्त करने के लिए दो तरीके की चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। एक तो भाषाई ज्ञान और दूसरा संज्ञानात्मक ज्ञान। संज्ञान यानी बुद्धि में जो चीज है उसको व्यक्त कैसे किया जाएगा? भाषा से किया जाएगा। और भाषा कैसे? भाषा या तो हो सकता है सांकेतिक भाषा में किया जाए, वो भी भाषा है, बोल करके किया जाए, लिख करके किया जाए, जैसा भी किया जाए, तीनों तरीके से, या तो सांकेतिक भाषा में, या बोलकर, या लिखकर, जैसा भी किया जाए, तो इन दोनों चीजों की जरूरत होगी। लेकिन इस भाषा के ज्ञान के लिए संज्ञान का विकास होना जरूरी है, क्योंकि संज्ञान दिमाग में रहेगा तभी तो बोल पाएगा। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, वो मेरे दिमाग में है तभी तो बोल पा रहा हूं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में जिज्ञासा, अनुकरण और भाषा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? तो बच्चे सामान्य तौर पर जिज्ञासा, अनुकरण और भाषा सीखने की प्रवृत्ति की बात करें तो ये बच्चों में पाया जाता है लगभग 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में, और 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की मतलब आयु के बीच। और हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को हम क्या मानते हैं? शैशव अवस्था मानते हैं जब हम शिक्षक की पढ़ाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर, मोंटेसरी के अनुसार भाषा विकास का सही क्रम क्या है? एक्चुअल में जब यूनिवर्सली हम पढ़ते हैं, सभी मनोवैज्ञानिक इस बात पर, सभी विचारक इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास कैसे शुरू होता है? सुनना पहले आता है, लिसनिंग, लिसनिंग के बाद बोलना आता है यानी स्पीकिंग, अब बोलने के बाद आता है पढ़ना यानी रीडिंग, और रीडिंग के बाद आता है लिखना, यानी लिखना मतलब राइटिंग। ऐसा माना जाता है, सभी वैज्ञानिक, सभी विचारक ऐसा मानते हैं कि इसी प्रकार से भाषा का विकास होता है। यानी कोई बच्चा पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना सीखता है। लेकिन मोंटेसरी इन सब चीजों से थोड़ा अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर ये दो चीजें तो मोंटेसरी ने भी कहा कि पहले एल आएगा फिर एस आएगा, लेकिन एस के बाद डब्ल्यू आएगा, यानी लिखना पहले बच्चा सीखेगा, उसके बाद पढ़ना सीखेगा। तो मोंटेसरी इसका एक अपवाद है। तो एल एस डब्ल्यू आर ऑप्शन नंबर ए में है, पहले सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना। मोंटेसरी के अनुसार पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर सामान्य पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे यही रहेगा, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। मोंटेसरी स्पेशली मेंशन करेगा तभी आप ऐसा उत्तर लेंगे कि पढ़ना बाद में आएगा और लिखना पहले आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। विकास की गति सभी के लिए एक समान होती है, गलत हो गया। दूसरा, बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही हो गया, यानी कथन तो सही, गलत हो गया, लेकिन कारण सही है। एक गलत है और आर सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से मृत्यु तक व्यक्ति के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप बताइए। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, और यह परिभाषा देने वाला व्यक्ति था ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक।
स्किनर ने क्या परिभाषा दी, क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी, ड्रेयर ने क्या परिभाषा दिया, डगलस एंड हॉलैंड ने क्या परिभाषा दिया। ये सब चीजें छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि एबीओ असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में 2013 वाले पेपर में छोटी छोटी परिभाषाओं को उठा करके प्रश्न बना दिया गया था। चूंकि आपका भी शिक्षा विभाग का ही प्रश्न पत्र होने वाला है, तो हो सकता है कि छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में रहें। मानसिक विकास की निम्न प्रक्रियाओं को उनके स्वाभाविक क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? तो सबसे पहले तो आएगा ध्यान केंद्रित करना ही सबसे पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब पहला है। दूसरा, ध्यान केंद्रित करने के बाद क्या आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा। स्मरण के बाद आ जाएगा समस्या का समाधान, और उसके बाद आ जाएगा निर्णय लेना। ठीक, समस्या का समाधान और निर्णय लेना में दोनों में आगे पीछे होगा, ध्यान रखेंगे। निर्णय लेना बाद में आता है। कैसे आता है, तो कोई भी समस्या का समाधान जब किया जाएगा तो उसके कई समाधान निकल करके आएंगे, कई समाधान निकल करके आएंगे। समाधान 1, समाधान 2, समाधान 3, और इसमें से एक सही समाधान का, सही समाधान तो तीनों है, लेकिन सबसे उचित समाधान का निर्णय लेना कि कौन सा समाधान हम लागू करेंगे, वही कहलाएगा निर्णय लेना। इसीलिए निर्णय लेना बाद में आ रहा है। तो अगर 1, 2, 4, 3 ऐसा उत्तर कहें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। कथन और कारण वाला प्रश्न है। शैशवावस्था में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बिल्कुल होती है। अनुकरण, अपने माता पिता जैसा कपड़ा पहनना चाहता है, घर घर बना करके खेलते हैं, ये सब अनुकरण ही तो है। या फिर किसी शब्द को बार बार दोहराएंगे, जैसे दा 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 ना 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 ना, ऐसा। इस अवस्था में भाषा सीखने की क्षमता कम होती है। नहीं, सबसे अधिक भाषा सीखने की क्षमता इसी अवस्था में होती है। यानी कारण तो गलत हो गया, लेकिन कथन सही हो गया। तो ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से सिद्धांत और उस सिद्धांत को देने वाले के नाम दिए गए हैं और उसको हमको जोड़ी मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 20। इधर प्रदाता है थार्नडाइक, स्किनर, डगलस और हॉलैंड और हॉरलॉक, और उधर दिए हैं उसके सिद्धांत। हमको जोड़ी मिलाना है। आप भी जोड़ी मिलाइए पहले। और अगर लगता है कि मैं फास्ट चल रहा हूं, तेज गति से चल रहा हूं, तो क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर आगे प्ले कर लीजिएगा। ठीक, तो विकास की गति का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वह था डगलस और हॉलैंड। परस्पर संबंध का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था थार्नडाइक, अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा था। निरंतर विकास का सिद्धांत देने वाला कौन था, स्किनर था। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत दिया था हॉरलॉक ने। यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सॉरी बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। ऐसा उत्तर है। तो डी का 4 पहले देख लेते हैं। डी का 4 ये है और ये है। डी के बाद चलते हैं सी। सी का होगा 2, सी का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। सी के बाद चलते हैं बी। बी का 1, तो बी का 1 ऊपर वाले में ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शैशवावस्था में अधिगम की गति तीव्र होती है। सीखने की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है। शैशवावस्था की उम्र कितनी है, शैशवावस्था की उम्र है 0 से 6 वर्ष। तो इसमें सीखने की गति क्या अधिक होती है, तो बिल्कुल अधिक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चे तर्क और विश्लेषण सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर के 12 वर्ष के बीच। और तीसरा कथन कहता है किशोरावस्था में सामाजिक संबंधों में वृद्धि नहीं होती, बल्कि वृद्धि होती है, नहीं होती लिखा है, गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये सब चीजें तो पढ़ाया ही हूं क्लास में, बस आपको दिखा रहा हूं कि कैसा प्रश्न आता है और उसको आप सही उत्तर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा।
क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम केवल औपचारिक कक्षा में होता है, यानी सीखना केवल औपचारिक यानी मुख्य रूप से क्लासरूम में ही होता है, ऐसा बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही हो जाएगा, यानी कथन एक असत्य है लेकिन दो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, चलिए केस स्टडी वाला प्रश्न है। मोहित 13 वर्ष का है, अगर यहीं से देख लीजिए 13 वर्ष का है तो कौन सी अवस्था में है वो, तो इसको आप बोलेंगे किशोरावस्था का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि किशोरावस्था क्या है, 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था मानते। वह किसी विषय पर विचार करता है, कारण पूछता है, निर्णय लेता है और मित्रों के बीच निर्णयों पर चर्चा करता है। इसके इस व्यवहार से किस मानसिक प्रक्रिया का संकेत मिलता है, कि यानी उसका कौन सा विकास हो रहा है अगर वो ये सब चीजें करने में सक्षम है तो कौन सा विकास होगा, वह किसी विषय पर विचार कर रहा है, कारण पूछ रहा है, मतलब उसके संज्ञान बुद्धि का विकास हो रहा है, और ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, अधिगम को अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा था, यह भी एक परिभाषा या सार से संबंधित प्रश्न है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इस प्रकार का परिभाषा गेट्स ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़ी मिलाना है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। शैशवावस्था का कौन सी विशेषता है, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का और वयस्कावस्था का विशेषता बताना है क्वेश्चन नंबर 25। तो शैशवावस्था का विशेषता क्या होगा, भाषा और अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। बाल्यावस्था का क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था का तर्क विश्लेषण की शुरुआत करता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में, ठीक, तर्क करने लगता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था, सामाजिक संबंध बढ़ने लगते हैं, दोस्त बनाने लगता है, कभी कभी गर्लफ्रेंड्स वगैरह, बॉयफ्रेंड्स वगैरह ये सब भी बनने लगते हैं, ठीक है। मतलब वो भी तो एक सामाजिक लक्षण ही है, मतलब सामाजिक संबंध की शुरुआत भी तो है। अगर एक महिला मित्र बनाया जाए, एक पुरुष मित्र बनाया जाए, वो भी एक सामाजिक संबंध की शुरुआत ही, ठीक। वयस्कावस्था जीवन संबंधी निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने लगती है, यानी ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कथन और कारण वाला प्रश्न है। किशोरावस्था में यौन विकास होता है, बिल्कुल हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, यौनारंभ होने लगता है किशोरावस्था में, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो ये कथन तो सही हो गया। दूसरा कथन देखें, इस अवस्था में प्रजनन अंगों का विकास नहीं होता, होने लगता है तभी तो यौन आरंभ होता है, तो ये तो गलत हो गया। पहला सही है, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के सिद्धांतों के अनुसार सत्य है, कौन सा कथन विकास के सिद्धांतों के अनुसार सही माना जाएगा, वो बताना है। सभी विकास एक दूसरे से असंबंधित होते हैं, गलत है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे शारीरिक विकास होगा तभी मानसिक विकास बेहतर होगा, या मानसिक विकास बेहतर होगा तो शारीरिक विकास पर भी फर्क पड़ेगा। विकास हमेशा समान गति से होता है, नहीं होता है। हम देखते हैं कि शैशवावस्था में विकास की गति अलग, बाल्यावस्था में अलग और किशोरावस्था में अलग होती है, तो यह कथन भी गलत हो गया। विकास जीवन के किसी एक काल में ही होता है, नहीं, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन भी गलत हो गया। विकास सभी के लिए समान गति से नहीं होता, यह बिल्कुल सही है, इसीलिए हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बालक के भाषाई विकास का सही क्रम क्या है, यानी किस प्रकार से बालक के अंदर भाषा का विकास शुरू होता है, उसका क्रम क्या है, वो पूछा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 28। सबसे पहले क्या होगा, ध्वनि पहचानना, शब्द उच्चारण, वाक्य निर्माण, पढ़ना और लिखना। तो सही विकास सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले तो वह ध्वनि ही पहचानेगा, यानी 1 हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा शब्द का उच्चारण करेगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर वाक्य बनाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर पढ़ना सीखेगा या लिखना सीखेगा, सबसे पहले पढ़ना सीखेगा, 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, यानी क्रम सेम इसी क्रम में हो जाएगा, 1 2 3 4 5।
लेकिन अगर आप यहां पे लिख देता, भाषाई विकास के आसपास लिख देता कभी कि मॉन्टेसरी के अनुसार बताइए, तो मॉन्टेसरी के अनुसार क्या हो जाता, ये पहले आ जाता है, यानी क्या हो जाता सही उत्तर, लिखना पहले आता फिर पढ़ना बाद में। तो 1 2 3 फिर 5 और फिर 4, ये सही उत्तर होता मॉन्टेसरी के अनुसार। लेकिन सामान्य में कौन सा सही उत्तर होगा, 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कथन और कारण वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए जितना मैं पढ़ाया हूं उसमें से हर भाग से, हर लाइन से प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रश्न बने, वो सारे प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में हो। कहीं पर भी हर लाइन को मैं एक प्रश्न बना करके आपके सामने लाया हूं। तो हो सकता है आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, आसान था, लेकिन प्रश्न के रूप में आ गया। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर पहलू से आपको रूबरू कराऊं। जब हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा तो आपका जो निखार होगा, जो मेहनत होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, अगर प्रश्न बन रहा है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो रहा होगा, आप ध्यान रखिएगा। और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन, एग्जाम मतलब यहां से एग्जाम हॉल तक और एग्जाम हॉल से सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किशोरावस्था में सामाजिक संबंधों की तीव्रता बढ़ती है, इसीलिए मित्र बनाए जाते हैं, महिला मित्र बनाए जाते हैं, पुरुष मित्र बनाए जाते हैं, ये सब चीज। इस अवस्था में मित्रता एवं आत्मसम्मान की भावना तीव्र होती है, बिल्कुल होती है। अब देखते हैं कि क्या यह सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर हम लिखेंगे इसलिए और फिर पढ़ देंगे। चलिए एक बार आप पढ़ के देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। किशोरावस्था, चलिए पढ़ के देखिए, चलिए मैं पढ़ता हूं। इस अवस्था में मित्रता एवं आत्मसम्मान की भावना तीव्र होती है, इसलिए किशोरावस्था में सामाजिक संबंधों की तीव्रता बढ़ती है, बिल्कुल स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, जोड़ी मिलान करना है, सिद्धांत और विशेषता बताना है। कौन से सिद्धांत की कौन सी विशेषता है। सामान्य से विशिष्ट, वर्तुलाकार सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, समान प्रतिबांध सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट की बात करें तो ये क्या है, सरल से जटिल की ओर जाने की बात करता है, यानी ए का हो जाएगा 2, ए का 2 जिसमें भी होगा उसको रखेंगे। ये तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, लेकिन मिला लेते हैं। बी वर्तुलाकार सिद्धांत, यानी विकास की सभी दिशाओं में। ऑप्शन नंबर सी है जो एकीकरण का सिद्धांत, अंगों का नियंत्रण करता है, यानी पहले उंगली चलाना, हाथ चलाना सीखता है, फिर सभी को एक साथ चलाना सीखता है, हमने पढ़ा भी है। समान प्रतिमान यानी जातीय विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा वैसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तीन कथन दिए हैं और तीन कथन में से कौन कौन से कथन सही है वो छांटना है। विकास केवल मानसिक आयामों तक सीमित है, गलत। संज्ञानात्मक विकास अधिगम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास में आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए कथन दिया है, 2 कथन दिया है, क्या दोनों कथन सही है कोई गलत है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्रियात्मक विकास में पेशियों और तंत्रिकाओं के समन्वय से कार्य संपन्न होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है क्रियात्मक विकास का कोई संबंध मानसिक विकास से नहीं है, यह गलत हो जाएगा भाई। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सभी चीजें जब आएंगी तो मानसिक विकास भी तो आएगा, तो मानसिक विकास से जुड़ा हुआ ही है। मतलब अगर हाथ चलाना है तो दिमाग अगर कमांड देगा तभी तो हाथ को मैं ऐसे चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चला पाऊंगा। तो क्या होगा, ए तो सही होगा, लेकिन आर क्या है, मतलब पहला कथन सही हो जाएगा लेकिन दूसरा कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक बालक विद्यालय में खेलकूद, भाषण, चित्रकला और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है।
वह आत्मविश्वास से बात करता है, मित्रों की मदद करता है और समय का पालन भी करता है। वह किस प्रकार के विकास का संकेत देता है, यानी उसके अंदर कौन से विकास हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, एक बालक विद्यालय में खेल कूद भी करता है। अगर खेल कूद कर रहा है मतलब क्या है, किस प्रकार का विकास है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों है इसमें। भाषण अगर कर रहा है तो इसमें कौन से हो गए, खेल कूद में कौन सा हो गया, शारीरिक भी हो गया और मानसिक भी हो गया। शारीरिक क्यों हुआ, क्योंकि खेल कूद जो करेगा तो बिना शारीरिक के तो कर ही नहीं पाएगा, तो शारीरिक भी हो गया प्लस मानसिक भी हो गया। मानसिक क्यों, कब उसको दौड़ना है कब नहीं दौड़ना है। भाषण कर रहा है यानी भाषाई विकास भी हो रहा है। चित्रकला कर रहा है मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से क्रियात्मक कार्य कर रहा है, क्रिएटिव वर्क कर रहा है। क्रियात्मक मतलब सृजनात्मक, क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक वर्क, सृजनात्मक कार्य कर रहा है। और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहा है मतलब उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है। तो अब देखते हैं, इतने में ही देख लेते हैं, क्या ये मानसिक विकास होगा, तो हाँ मानसिक विकास तो होगा, लेकिन मानसिक के साथ शारीरिक भी चाहिए। तो मानसिक होगा, सामाजिक होगा तो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहा है, सामाजिक भी होगा, शारीरिक भी होगा, लेकिन बहुत सारा विकास है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हम ले लेंगे, सर्वांगीण विकास। इसमें सब आ जाएगा, मानसिक सामाजिक शारीरिक सभी प्रकार का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ले लिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन अपने आप में संपूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, फिर से परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण से प्रौढ़ तक गुजरता है। यह परिभाषा किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका उत्तर क्या है, तो मेरे ख्याल से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, और अगर बी होगा तो सही होगा क्योंकि यह परिभाषा मुनरो ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है, आयाम है और संकेत है, डायमेंशन है, और उसका क्या कैसे पता चलेगा कि वह क्या है, कैसे। क्वेश्चन नंबर 35, संज्ञानात्मक विकास, इसमें कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे, तो संज्ञानात्मक विकास में बोलना, पढ़ना, क्रोध, स्नेह, सोच, तर्क, निर्णय लिया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि का विकास होगा। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास अगर होगा तो क्रोध आएगा, स्नेह आएगा, भय उत्पन्न होगा। भाषाई विकास की बात करें तो बोलना पढ़ना सीखेगा। सामाजिक विकास की बात करें तो सहयोग सहभागिता, आसान है, तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए का 4 बी का 2, यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण वाले प्रश्न है। बाल्यावस्था में अधिगम की गति मंद होती है, कारण कहते हैं इस अवस्था में सोचने और समझने का दायरा विस्तृत होता है। बाल्यावस्था में अधिगम की गति मंद होती है, बिल्कुल मंद तो होती है। क्यों, क्योंकि शैशवावस्था में तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, तो ये कथन तो सही हो गया। इस अवस्था में सोचने और समझने का दायरा विस्तृत होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या, इसलिए, और सही तरीके से जस्टिफाई कर दिया तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। इस अवस्था में सोचने और समझने का दायरा विस्तृत होता है, इसलिए बाल्यावस्था में अधिगम की गति मंद होती है। कोई तुक मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, यानी दोनों सही है, लेकिन ये जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। तो दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या है, गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के संबंध में सही है। कौन सा कथन सही होगा, वृद्धि आंतरिक होती है, विकास बाह्य होता है, उल्टा हो गया, वृद्धि बाह्य होता है जब विकास आंतरिक। वृद्धि जीवन भर चलती है, विकास रुक जाता है, गलत है, विकास जीवन भर चलता है जबकि वृद्धि रुक जाता है। वृद्धि मात्रात्मक दिखाता है और विकास गुणात्मक दिखाता है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वृद्धि कार्यात्मक होती है जबकि विकास संरचनात्मक होती है, ये गलत है,
यहां पे क्या होगा, वृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक होती है और विकास जो होता है वो कार्यात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही है पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 के बाद चलते हैं 38। भारतीय मनीषियों के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? यानी भारतीय जो विचारक हैं वो विकास की अवस्थाओं के क्रम के बारे में पूछा गया है कि कौन सा क्रम पहले कौन सा क्रम बाद में भारतीय विचारकों के अनुसार होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, कोई भी विचारक हो तो सबसे पहले तो गर्भावस्था ही आएगा। ठीक, सबसे पहले गर्भावस्था ही आएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गर्भावस्था के बाद क्या आएगा, शैशवावस्था आएगा, यानी 2 हो जाएगा। शैशवावस्था के बाद ये 2 हो गया है। शैशवावस्था के बाद आ जाएगा बाल्यावस्था, यानी 4 हो जाएगा। बाल्यावस्था के बाद आ जाएगा किशोरावस्था, यानी 3 हो जाएगा। किशोरावस्था के बाद आ जाएगा, तो अगर देखें 5 2 4 3, 5 2 4 3 किसी में है, 5 2 4 3 पहला ही है, 5 2 3 4 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ही हो गया। तो कुल मिला के अगर 3 के बाद चले तो 7 आएगा। 7 कौन सा है, युवा अवस्था। युवा अवस्था के बाद क्या आएगा, युवा अवस्था के बाद आ जाएगा 1 प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद आ जाएगा 6 वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा बस समय लेने वाला प्रश्न है। आप जोड़ी मिलान में हो सकता है कि गलत ना कर दें, बस और कुछ नहीं है। प्रश्न बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखिए उम्र वगैरह लिखा है, इस उम्र को जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि भारतीय मनीषियों के अनुसार किस उम्र में कौन सी अवस्था होती। कथन और कारण वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। संवेगात्मक विकास बालक के सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है संवेग व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने वाली मानसिक स्थिति होती है, बिल्कुल सही है। अब सही व्याख्या है कि नहीं ये देखना है, तो अब यहां पे लिखेंगे इसलिए फिर पढ़ेंगे। संवेग व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने वाली मानसिक स्थिति होती है, इसलिए संवेगात्मक विकास बालक के सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही होगा और स्पष्टीकरण भी व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मिलान करने का, विकास आयाम अधिगम संबंधी विशेषता को हमको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। ठीक, तो अगर सामाजिक विकास की बात करें तो सहभागिता सहयोग हो जाएगा, यानी डी का 4 हो जाएगा। संवेगात्मक विकास की बात करें तो संवेग मतलब क्रोध वगैरह, प्रेम। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो समस्या समाधान, और शारीरिक विकास की बात करें तो स्वावलंबन एवं स्वास्थ्य हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 2, सी का 3। ए का 4 क्या होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें कथन दिए हैं और कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है बाल विकास में शारीरिक परिवर्तन ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं गलत है। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार की चीजें देखी जाती। अधिगम केवल औपचारिक विद्यालयों में होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, यानी पहला ही कथन बस सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अधिगम रटकर
ज्ञान याद करने की प्रक्रिया है। दूसरा कहता है सार्थक अधिगम उत्पादक और व्यवहारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में अगर अधिगम देखें तो रट कर याद क्या करने की प्रक्रिया है, तो ये तो गलत ही है, रट करने वाला कोई मामला नहीं। सार्थक अधिगम उत्पादक और व्यवहारिक होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43। अधिगम मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, सॉरी, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। 43, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास का कोई संबंध अधिगम से नहीं है, होता तो है भाई, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, 1 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कहता है विकास, फिर से परिभाषा वाला प्रश्न दे दिया। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। यह परिभाषा किसने दिया है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, यह परिभाषा दिया था, किसने दिया था? याद करिए याद करिए याद करिए याद करिए, पढ़े भी हैं, ड्रेयर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रेयर ही होना चाहिए, हाँ ड्रेयर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कथन और मतलब कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, कोई भी हो विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। भाषा के माध्यम से ही सोच एवं ज्ञान व्यक्त होता है, बिल्कुल सही। जब हमको अपना विचार अपना सोच व्यक्त करना है तो किस माध्यम से कर सकते हैं? भाषा के माध्यम से, या तो संकेत में करेंगे, तो संकेत भी तो एक सांकेतिक भाषा ही है, तो भाषा के माध्यम से सोच और ज्ञान व्यक्त होता है, इसलिए भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होता है, दोनों ही सही है, और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया की बात की गई है। किसने दी, यानी ये परिभाषा किसने दिया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुडबर्थ ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला नहीं, मेरे ख्याल से 46 प्रश्न ही होंगे इसमें, हाँ 46 प्रश्न ही है। देखिए अब क्लास खत्म हो गई है, अब आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग जो लिखे होंगे उसको 94,064,21,014 इस नंबर पे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि कितना सही और कितना गलत हो रहा है, कौन से क्षेत्र में कहीं परिभाषा में कमी हो रहा है, क्या कहां पे प्रश्न नहीं बन रहे, वो मेरे को देखना है बस। उसके बाद और बेहतर मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज और कि कला संकाय वाले जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से पद आया है या फिर आने वाला है वैकेंसी, केवल कला संकाय वाले ही समझ सकते हैं अपनी तकलीफ। 2019 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 22 में तो खैर विषय बाध्यता ही खत्म कर दिया गया, तो कला संकाय वालों की जो तकलीफ थी वो तकलीफ दूर हो रही है कि वैकेंसी आ रही। तो अपनी तैयारी को कला संकाय वाले बेहतर तरीके से करें, शुरुआत करें, क्योंकि कला संकाय का सिलेबस जो साइंस ग्रुप है, विज्ञान संकाय है, उससे कहीं ज्यादा है, तो मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा। बहुत आसानी से वैकेंसी आपके हाथ पोस्ट नहीं आने वाली, तो कला संकाय वाले अपनी शुरुआत करें भाई। और कला संकाय वालों के लिए जो बैच है, न्यू बैच एक शुरू हो रहा है, उस न्यू बैच में भी अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, न्यू बैच में डिस्काउंट भी मिलेगा, TCH न्यू बैच। तो इस न्यू बैच में चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। न्यू बैच में एडमिशन लेने के लिए भी यही नंबर है 94,064,21,014, और इसमें लिख करके भेज सकते हैं कला संकाय का कोर्स लेना है। फीस बता ही देता हूं, 7,000
80 रुपए फीस है जीएसटी के साथ। एक्चुअल में हमारा फीस जो है वो 6000 है, लेकिन 18% जीएसटी है, उसको लेकर के 7080 रुपए है। लेकिन इसमें लगभग 50% डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा, मतलब न्यू बैच में। हो सकता है कि थोड़ा और भी मिले, 50 से 55% भी मिल जाए, 56 मिल जाए, 57 मिल जाए, वो जो भी होगा आपको मैसेज में बता देंगे, तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। कुल मिला के आपको जो कोर्स मिल जाएगा, अगर शुरुआत में ज्वाइन करेंगे न्यू बैच में, तो आपको लगभग 3000 से लेकर के 3500 3500 के बीच आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में वीडियो क्लास, पीडीएफ दोनों चीजें होंगी, एग्जाम तक वैलिडिटी होगी। और इसी तरीके से हम उस बैच में भी पढ़ेंगे कि शुरुआत में थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी का पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ताकि कहीं पर भी हम पीछे न रहें। नमस्कार, जय हिंद।